नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के चौथे अध्याय पदार्थ, धातु एवं अधातु के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पदार्थ, धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम उनके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं अम्लों के साथ की अभिक्रिया के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए आपको करना क्या है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कोयला और सल्फर के नमूने एक परख नली में लेकर के उन्हें A, B, C, D, E और F से चिन्हित कर लेना है। अब क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml जितना तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेना है। यदि विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो आपको परख नली को हल्का सा गर्म भी करना है और अब एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुख पे लेके जानी है और होने वाली अभिक्रिया का आपको अवलोकन करना है। अब यही प्रक्रिया आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में भी दोहरानी है, यानी यह प्रक्रिया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करनी है। और क्या होता है उसको आपको अवलोकन करना है। जब आप जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुख के पास लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि वह पॉप की ध्वनि के साथ जल उठती है, क्योंकि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उसे गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। विद्यार्थी मित्रों, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि अधातुओं में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे अम्ल में रहे हुए हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर सके। अब ये विस्थापन क्या है उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्रियाकलाप करने के लिए हमें जो साधन चाहिए वो इस प्रकार से हैं। मैग्नीशियम की रिबन, एल्यूमिनियम की शीट, आयरन के चूर्ण, कॉपर के तार, लकड़ी का कोयला और सल्फर। हमने इन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया है और हम इनको परख नलियों में भी इसी प्रकार से A, B, C, D, E तथा F के नाम से अंकित कर देते हैं। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए मैं सर्वप्रथम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पात्र में ले रहा हूँ और प्रत्येक परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर के होने वाली प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले परख नली A, जिसमें हमने मैग्नीशियम की रिबन ले रखी है। जब मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालता हूँ तब आप देखेंगे कि एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है और जैसे ही मैं इसके पास से जलती हुई माचिस लेके जाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जल उठती है। विद्यार्थी मित्रों, अब यही क्रियाकलाप हम दूसरी परख नली के साथ करते हैं। इसमें मैंने एल्यूमिनियम का फोल लिया हुआ है, आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। और जब मैं इसमें एक थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालता हूं तब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें से रासायनिक प्रक्रिया होकर के हल्की मात्रा में हाइड्रोजन गैस की बूंदें उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार जब मैं परख नली C लेकर उसमें जो कि मैंने आयरन का चूर्ण लिया हुआ है, जब मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालता हूं तब इसमें भी इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया मंद प्रक्रिया है। जब आप इस प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, जो परख नली D में हमने कॉपर का तार लिया हुआ है, जब उसके साथ हम यह प्रक्रिया करते हैं तब यह प्रक्रिया नहीं देता, किसी भी प्रकार के बुलबुले उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः हम अब इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब हम इसे गर्म करते हैं तब भी यह प्रक्रिया नहीं देता है। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से हम जो बाकी के अन्य परख नलियां हैं, जिसमें हमने ले रखा है कोयला, इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के अगर हम प्रक्रिया करें तो हम देखेंगे कि कुछ नहीं होता। और जब इसे भी हम गर्म करते हैं
तब भी हमें प्रक्रिया में कुछ भी होता प्रतीत नहीं होता। अगर हम इसके पास भी जलती हुई दियासलाई लेके जाएं तो हम देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि हम अपनी अगली परख नली लें, परख नली F, और यदि उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो भी कोई प्रक्रिया नहीं होती। अब हम जरा इसे गर्म करें तो गर्म करने पर भी प्रक्रिया नहीं होती दिखाई देती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा धातु तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयन यह मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया दर्शाते हैं, जबकि कॉपर, लकड़ी का कोयला और सल्फर यह मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया नहीं दर्शाते, यहाँ तक कि उसे गर्म करने पर भी यह प्रक्रिया नहीं दर्शाते। अब विद्यार्थी मित्रों, इसी क्रियाकलाप को हम मंद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं। मैं सर्वप्रथम परख नली जिसके ऊपर हमने A अंकित किया है उसे लेकर के मैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदों को डालूंगा। जब आप देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसमें प्रचंड मात्रा में गैस के बुलबुले निकलते हैं, और जब मैं इसके पास जलती हुई दियासलाई लेके जाता हूं तो आप साउंड को ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल पॉप के साउंड के साथ इसके अंदर आग लग जाती है, यानी जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है वे जलने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी हमें इसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो मेरे पास दूसरा परख नली B है, इस परख नली B में मैंने एल्यूमिनियम की पन्नी ले रखी है। अब इस एल्यूमिनियम की पन्नी के लिए भी जब मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालता हूं तब इसमें थोड़ी सी मंद गति से प्रक्रिया होना शुरू होती है। अगर आप इसमें ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो आप इसके अंदर पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, परख नली C है, उसमें हमने आयरन की छील ले रखी है, और जब मैं इसके अंदर भी सल्फ्यूरिक अम्ल डालता हूं तब इसमें भी थोड़ी मंद गति से रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, और इसमें भी ध्यानपूर्वक अगर आप अवलोकन करें तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते आपको दिखाई देंगे। चौथी जो परख नली है, परख नली D, इस परख नली D में हमने कॉपर तार ले रखा है। अब इसके अंदर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तब कॉपर तार इसके साथ प्रक्रिया नहीं कर रहा है। हम इसे अब थोड़ा सा गर्म करते हैं, देखते हैं कि क्या गर्म करने पर यह रासायनिक अभिक्रिया करता है। जब विद्यार्थी मित्रों हम इसे गर्म करते हैं तब विद्यार्थी मित्रों आप पाएंगे कि इसमें भी हल्के से बबल्स उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस पर से हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है वह सामान्य तापमान पर सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम कोयले के चूर्ण के साथ यह प्रक्रिया को दोहराते हैं। जब मैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके उसे गर्म करता हूं तो भी इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, और यही क्रियाकलाप जब मैं सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के प्रक्रिया को दोहराता हूं तब भी इसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए अब हम इसे गर्म करके देखते हैं। यदि इस रसायन को हम गर्म करते हैं तब इसे गर्म करने पर भी इसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती हम नहीं देख सकते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस पर से हम कह सकते हैं कि अधातु तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक प्रक्रिया नहीं देते हैं, तथा कॉपर मात्र सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करने पर ही उसके साथ प्रक्रिया देती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आपने जो क्रियाकलाप किया है उसे हम इस कोष्टक के अंदर भर देते हैं। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, मैग्नीशियम की रिबन, जब इसे सामान्य तापमान पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर डालते हैं तो वह प्रक्रिया करता है। जब एल्यूमिनियम की पन्नी को हम डालते हैं तो वो भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सामान्य तापमान पर प्रक्रिया करता है। आयरन की छीलन को जब हम लेते हैं तो वह भी सामान्य तापमान पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करता है।
कॉपर की छील को जब हम लेते हैं तो वह ना तो सामान्य तापमान पर और ना ही गर्म करने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करता है। लकड़ी का जो कोयला है वह सामान्य तापमान पर या गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सल्फर का चूर्ण भी सामान्य तापमान पर या गर्म करने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया नहीं करता। अब जरा हम बात करें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की प्रक्रियाओं के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, मैग्नीशियम सामान्य तापमान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम भी सामान्य तापमान पर अभिक्रिया कर लेता है। आयरन की छीलन भी सामान्य तापमान पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु कॉपर का जो तार है, कॉपर जो है वह सामान्य तापमान पर अभिक्रिया नहीं करता, उसे गर्म करने पर वह अभिक्रिया करता है। लकड़ी का जो कोयला है यह भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सामान्य तापमान पर और गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, और सल्फर भी सामान्य तापमान पर या गर्म करने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम इतना ज्ञात कर सकते हैं कि अधातु तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं देते, जबकि धातु तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया दे देते हैं। कुछ धातु तत्व ऐसे भी होते हैं जो कि अम्ल को गर्म करने पर उसके साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके अन्य रासायनिक गुणधर्मों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब हम नई वीडियो को अपलोड करें तब आप उसे जरूर से देख सकें।